क्रिप्पी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई कहानी में। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिसंबर का महीना था। कल ही मुझे ऑफिस से ट्रांसफ़र ऑर्डर आया था। मुझे दूसरे दिन ड्यूटी ज्वाइन करने के सख्त आदेश दिए गए थे। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। मेरी पोस्टिंग मनाली के घने जंगल में की गई थी। मेरे परिवार में मेरी सुंदर बीवी और मेरी 15 साल की बेटी थी। अचानक आए ट्रांसफ़र ऑर्डर ने मेरी पत्नी को विचलित कर दिया। आरती मेरी तरफ देखकर बोली, यह क्या है राहुल? अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अचानक ट्रांसफ़र आए ऑर्डर को मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है कोई ना कोई वजह रही होगी। हमें कल ही निकलना होगा। लेकिन इतनी जल्दी हम वहाँ रहेंगे कहाँ? घर का इंतज़ाम इतनी जल्दी कहाँ से होगा? राहुल, उसकी चिंता तुम मत करो। सरकार ने मुझे वहाँ पर रहने के लिए एक बंगला दिया है, तो घर ढूंढने की हमें दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अपनी कार से मनाली की ओर रवाना हो गया। मनाली तक पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। मुझे सुनसान एरिया में बंगला दिया गया था, जहाँ से शहर कम से कम 10 किलोमीटर दूर पड़ता था। चारों तरफ कोहरा फैल चुका था। ठंड अपनी चरम सीमा पर आ चुकी थी। मैं अपनी कार से बाहर निकलकर उस बंगले को गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों मुझे उस बंगले को देखकर बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा था कि ऊंची पहाड़ी के घने जंगल के बीच आखिरकार ये बंगला किसने और क्यों बनवाया होगा। तभी अचानक मुझे कोहरे से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वैसे तो मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। कभी कभी रात भर जंगलों और पहाड़ों के बीच रहा करता था, पर पता नहीं क्यों उन दो आंखों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे बदन में दहशत की एक लहर दौड़ पड़ी। अचानक पीछे से मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, क्या हुआ? अब क्या इस बंगले को ऐसे ही घूरते रहोगे या अंदर भी चलोगे? कितनी बार कहा है ऐसी नौकरी मत किया करो। हमें इस जंगल में डाल दिया है और तुम्हारे चेहरे पर यह डर कैसा? मैंने अपनी पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करके कहा, कुछ नहीं, लंबे सफ़र की थकान है। मेरी पत्नी की बात पर मेरी बेटी तान्या ने भी समर्थन किया। तान्या, मम्मा सही कह रही हैं पापा। मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान आबादी नज़र नहीं आती। मुझे तो स्कूल जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। राहुल, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे बेटी, अंदर चलो, चलते हैं। इतना बोलकर मैंने ताले को खोल दिया, मगर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने उन आँखों को देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। यह वही आँखें थी जो कुछ सेकंड पहले मैंने कोहरे में देखी थी। बंगले के अंदर अंधेरा था और अंधेरे में वो दो आँखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। अचानक बंगले की लाइट ऑन हो गई और मेरे सामने एक 40 वर्षीय औरत खड़ी हुई थी और हम सब लोगों को देख रही थी। मैंने उस औरत से पूछा, कौन हो तुम?
और बंगले के अंदर कैसे आई? औरत: मेरा नाम बिंदिया है साहब। बताया गया था कि आप लोग आने वाले हैं। मैं यहाँ की साफ सफाई करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ। मेरा पति बाजार से कुछ सब्जी लेने गया है। यहाँ से शहर थोड़ा दूर है ना। उस औरत की बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे बोलने से पहले मेरी पत्नी ने औरत से कहा, लेकिन बंगले के बाहर तो ताला लगा था, तो फिर तुम अंदर कैसे आई? मेरी पत्नी की बात सुनकर वो औरत रहस्यमयी तरह से मुस्कुराने लगी। पता नहीं क्यों मुझे उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी दहशत नजर आई। वह बोली, दरअसल मेम साहब, इस बंगले के 2 रास्ते हैं। आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हो ना। एक दरवाज़ा आप लोगों के लिए है और दूसरा दरवाज़ा हम नौकरों के लिए। उसने पीछे का दरवाज़ा हमें दिखाया। आरती बोली, तुम्हारा पति सब्जी लेकर आ जाए तो तुम खाना बना देना, हम सुबह के भूखे हैं। बिंदिया, आइए मैं आप लोगों को आपके कमरे दिखा देती हूँ। इतना बोल वो हम सबको बंगला दिखाकर किचन की तरफ लेकर चली गई। मैंने अपनी पत्नी से कहा, कुछ अजीब है ये बिंदिया, है ना? आरती मेरी तरफ देखकर बोली, इसमें अजीब क्या है? वह एक औरत है। राहुल, वह तो मैं भी जानता हूँ कि वह एक औरत है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका व्यवहार एक रोबोट की तरह लगा। आरती, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं है। उस रात हम सब लोग खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन मैं उठकर अपने काम पर चला गया और ऐसे ही हमें वहाँ पर कुछ दिन बीत गए। लेकिन एक बात मैंने तो नोटिस कर ही ली थी कि बिंदिया मेरी पत्नी और बेटी से बहुत घुल मिल गई थी। हालांकि यह एक नॉर्मल बात थी और पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लगता था। सच तो यह है कि मैं जब से उस बंगले के करीब रहता तो एक अनजान डर मन में सताया करता था। बिंदिया का पति मनोज बहुत कम ही वहाँ पर रहता था। एक दिन जब मैं अपने काम से उस बंगले की तरफ लौटा तो मैंने देखा कि बंगले की सारी लाइटें बंद थीं। अचानक एक तेज हवा का झोंका मेरे गालों से बुरी तरह से टकराया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई परछाई बड़ी तेजी से चलती हुई बाहर की तरफ निकल गई। मैंने तुरंत कमरे की लाइट ऑन की, मगर वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ठीक बंगले के बगल में बगल वाले कमरे से मेरी बेटी और पत्नी की आवाजें आ रही थीं। मैंने जैसे ही दरवाजा खुला देखा कि बिंदिया घोड़ा बनकर जमीन पर बैठी हुई थी और मेरी पत्नी और बेटी उसकी पीठ पर बैठी हुई पागलों की तरह हंस रही थी। यह देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा। उस वक्त मैंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा, मगर रात में मैं अपनी पत्नी से बोला, राहुल, यह सब क्या है? आरती, तुम बिंदिया की पीठ पर ऐसे क्यों बैठी हुई थी, जैसे कि तुम कोई 10 साल की बच्ची हो। हालांकि बात मैंने नॉर्मल अंदाज में की थी, लेकिन आरती मेरी बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गई। मैंने देखा उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई
उसके बदले अंदाज को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। आरती मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उसने बड़े गुस्से से मुझे देखकर कहा, तुम दिन भर घर से बाहर रहते हो, क्या मैंने कभी तुमसे पूछा है? कुछ देर बिंदिया के साथ क्या हंसी मजाक कर लिया, तुम तो मुझसे सवाल करने लगे। राहुल, मैं तो सिर्फ तुमसे इस वजह से कह रहा था कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, हमारी 15 साल की बेटी है। मगर आरती उस रात गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकलकर तान्या के कमरे में सोने चली गई। मैंने यह बात नोट की कि तान्या शुरू में स्कूल एक भी दिन की छुट्टी नहीं किया करती थी, मगर अब तान्या ने स्कूल जाना ना के बराबर कर दिया था। इन सारी बातों ने मुझे बुरी तरह से परेशान कर दिया था। मैंने कई बार अपने ऑफिसर से ट्रांसफ़र लेने की बात की, मगर हर बार मुझे एक ही जवाब मिल जाता था कि कुछ दिनों बाद आपका ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया जाएगा। उस दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ मक्खियाँ मार रहा था कि अचानक मुझसे मिलने मेरा बचपन का दोस्त अर्जुन मेरे पास आ गया। अपने दोस्त को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैं खुश होते हुए उससे बोला, आज इतने दिनों बाद अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? अर्जुन, अरे मनाली घूमने आया था अपनी फैमिली के साथ, सुना है तेरा भी ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। और बता भाभी कैसी हैं? मैं अर्जुन की बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाया। मैंने बात को टालने के अंदाज में उससे कहा, बिल्कुल सही है, सब ठीक हैं। तभी मेरे ऑफिस से एक बूढ़ा व्यक्ति एक औरत को लेकर आ गया। मैंने देखा वह औरत अधेड़ उम्र की थी। उस आदमी ने मेरी ओर देखकर कहा, मेरा नाम दीनू है साहब, और जी ये मेरी पत्नी है। आप जिस सरकारी बंगले में रह रहे हैं वहाँ पर मुझे कुछ दिनों पहले सूचना दी गई थी कि आप लोग आने वाले हैं। मेरी पत्नी बीमार पड़ गई थी, इस वजह से वो काम पर नहीं आ पाई। दीनू की बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने एक झटके में अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और दीनू की ओर गौर से देखकर बोला, राहुल, तुम कहना क्या चाहते हो? वो मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा इधर उधर देखने लगा और हकलाते हुए हाथ जोड़कर बोला, दीनू, सच तो यह है बाबू साहब, मुझे माफ़ करना। दरअसल आप जिस बंगले में रह रहे हैं वह इस सारे इलाके में भूतिया बंगले के नाम से मशहूर है। तमाम अफसर वहाँ पर आए और चले गए और बेचारे बहुत से तो लापता हो गए। इस वजह से मेरी पत्नी वहाँ पर काम करते हुए घबराती है, लेकिन पेट की आग बुझानी है ना साहब, तो मजबूरी में मैं आ गया और अपनी पत्नी को भी लाना पड़ा। 4-5 साल से वो बंगला बंद ही पड़ा है। पता नहीं उस भूतिया बंगले में आपने कैसे साफ सफाई करवाई होगी। उसकी तो बरसों से भी साफ सफाई नहीं हुई। उसकी बात सुनकर मैंने बेचैनी से उसकी ओर देखकर कहा, राहुल, लेकिन वहाँ पर तो पहले से ही नौकरानी मौजूद है, बिंदिया नाम है उसका, और वह तो मेरी पत्नी के साथ बहुत घुल मिल गई है। बिंदिया का नाम सुनकर दीनू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उस अधेड़ उम्र की औरत की आंखों में खौफ से फटी रह गई। दीनू डरते डरते कपकपाती हुई आवाज में बोला,
ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है साहब? बिंदिया को तो मरे हुए 25 साल हो गए। राहुल, क्या बकवास कर रहे हो तुम? दीनू, जी हाँ साहब, मैं गलत नहीं कह रहा। बिंदिया आज से 25 साल पहले अपने पति मनोज के साथ वहाँ पर काम करती थी। शादी के कई सालों बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं हुई और इसलिए उसने और उसके पति ने काला जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया। शैतान को खुश करने के लिए दोनों ने निर्दोष की बलि देना शुरू कर दी। जब इस बात का पता यहाँ के अफसरों को लगा तो उन्होंने बिंदिया और मनोज को जिंदा जमीन में दफना दिया। साहब, उन दोनों की कब्र आज भी उसी बंगले के पीछे झाड़ियों में मौजूद है। दीनू की बात सुनकर मैं बुरी तरह से डर गया। मेरे दिलो दिमाग में सारी बात आईने की तरह साफ हो चुकी थी। मैंने बगैर देरी किए हुए ऑफिसर के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया और अपनी कार स्टार्ट करके पूरी रफ्तार से बंगले की ओर बढ़ा दी। आसमान में काली घटा छाई हुई थी। जोरों से बारिश होने लगी। कुछ ही देर में मैं बंगले के बाहर था, मगर जैसे ही मैंने बंगले के अंदर पहुंचा, मैंने देखा कि बंगले में सन्नाटा पड़ा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाल फैले हुए थे। गंदे सोफों को देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे कि बरसों से उस बंगले में किसी ने कदम ही नहीं रखा हो। तभी अचानक मेरे कानों में मेरी बेटी तान्या की आवाज़ आई, पापा पापा पापा। मेरी पत्नी की हंसी की आवाज़ टकराई। मैंने पागलों की तरह पूरे बंगले में उन दोनों को तलाश किया, मगर उन दोनों का नामो निशान नहीं मिला। बंगले के अंदर अंधेरा फैला हुआ था। अचानक अंधेरे में मुझे चमकती हुई 6 आंखें दिखाई दी। मैं समझ गया कि 4 चमकती हुई आंखें मेरी बेटी और मेरी पत्नी की हैं। मैं बुरी तरह से चीखने लगा। अचानक मेरी आंखों के सामने बिंदिया आकर खड़ी हो गई। अंधेरे में उसका चेहरा बेहद भयानक अंदाज में चमक रहा था, मगर मेरी हैरत की इंतहा तब ना रही जब मेरी आंखों के सामने बिंदिया ने ठीक बगल में मेरी बेटी और मेरी पत्नी भी आकर खड़ी हो गई और मुझे शैतानों वाले अंदाज में घूरने लगी। मेरी बेटी और मेरी पत्नी के चेहरे भी बेहद भयानक हो चुके थे। तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने फुर्ती से पलटकर देखा तो सामने मनोज भयानक चेहरा लिए हाथ में हथौड़ा पकड़े मुझे देखकर हंस रहा था। यह खौफनाक मंजर देखकर मेरी सांसें रुकने लगी थी। अचानक मनोज ने मेरे गले को पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला, तुम्हारी पत्नी और बेटी की बलि शैतान को मैंने चढ़ा दी है। अचानक मैं खुद को अंधेरी गहराइयों में गिरता हुआ महसूस करने लगा। कुछ ही सेकंड बाद मेरे ऊपर बेहोशी छा गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को बंगले के बाहर बैठा हुआ पाया। मेरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और मेरे हाथों में एक हथौड़ा था। यह वही हथौड़ा था जो कुछ दिन पहले मैंने बिंदिया के पति मनोज के हाथ में देखा था। सामने मेरी पत्नी और मेरी बेटी की कटी हुई लाश पड़ी हुई थी और मेरे चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी। एक पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखकर कहा,
यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर राहुल। मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी और बेटी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। यह सुनकर मैं चीखने लगा और लोगों को सारी की सारी बातें बताने लगा, मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अदालत में मेरे बचपन के दोस्त अर्जुन ने बताया कि उसने खुद मुझे एक कुल्हाड़ी से मेरी और मेरी बेटी की हत्या करते हुए देखा है। मैं आज भी जेल में हूँ। मुझे जेल में रहते हुए आज 5 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। मैं आज भी लगातार उस भूतिया बंगले के बारे में सोचता रहता हूँ और याद करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कब अपनी बेटी और पत्नी की हत्या की।